So today we are discuss about heat load calculation. Factor to be considered in heat load calculation. तो हीट लोड कैलकुलेशन के लिए जो जो रिक्वायरमेंट होता है, तो कितने फैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है। फर्स्ट है हमारे पास रेफरेंस ड्राइंग। सेकंड लोकेशन, जैसे कि मैंने लोकेशन सिलेक्ट किया हुआ है हैदराबाद। एंड थर्ड होता है ओरिएंटेशन एंड सर्वे ऑफ बिल्डिंग। तो जैसे कि फर्स्ट हो गई ड्राइंग, सेकंड लोकेशन कौन सी है जहाँ पर हमें हीट लोड कैलकुलेशन करना है, थर्ड हो गई ओरिएंटेशन यानी कि डायरेक्शन, एंड फोर्थ हो गई सर्वे ऑफ बिल्डिंग। अब मुझे लोकेशन जैसे कि हैदराबाद का जो है मुझे हीट लोड कैलकुलेशन करना होगा, तो मुझे हैदराबाद का तो ड्राइंग तो मेरे पास है, तो मुझे हीट लोड हैदराबाद लोकेशन का हीट लोड कैलकुलेशन करने के लिए क्या चाहिए होगा, मतलब उसका जो है आउटसाइड डिज़ाइन डाटा मुझे चाहिए होगा। जैसे कि उसका ड्राइव टेम्परेचर, वेट टेम्परेचर, एंड RH क्या होगा, मानसून में क्या होगा, विंटर में क्या होगा, मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर क्या होगा, उसका उसका लेटीट्यूड क्या है, मतलब वो जो है अर्थ पर जो है हैदराबाद वो कहाँ पर स्थित है, उसका लेटीट्यूड कितना एंगल पर है, उसकी डेली रेंज क्या है, वहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस यानी कि मॉर्निंग में क्या होता है, इवनिंग में क्या होता है। तब उसके लिए हमें क्या हैदराबाद जाना होगा ये सब डिज़ाइन फाइंड आउट करने के लिए, यानी कि हमें उसका डाइवर टेम्परेचर, वेडवर टेम्परेचर और RH जानने के लिए हमें क्या वहाँ वहाँ थोड़े जाना होगा। अब हमें हैदराबाद, तो हमें वहाँ हैदराबाद जाने की ज़रूरत नहीं है उसका टेम्परेचर चेक करने की। तो हमारे पास एक डाटा बुक होती है जिससे हम यहीं यहीं पर बैठ करके दिल्ली में बैठ करके हैदराबाद लोकेशन का डिज़ाइन कर सकते हैं, हीट लोड कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो अब मैं बताता हूँ कि हम उस डिज़ाइन डाटा से किस तरह हीट लोड कैलकुलेशन कर सकते हैं किसी भी एरिया का एक जगह बैठ करके। अब जैसे कि ये आउटसाइड डिज़ाइन डाटा है, तो जैसे कि यहाँ पर है स्टेट है, आंध्र प्रदेश है, बिहार है, गुजरात है, मतलब यहाँ पर ऑल इंडिया के जो है स्टेट है और उनमें जो पॉपुलर सिटी है उनके नाम है। जैसे कि ये इसरे हैंडबुक है, इसरे स्टैंडर्ड है ये। तो अगर मैं बात करता हूँ हैदराबाद की, तो हैदराबाद जो है, हैदराबाद का लेटीट्यूड है डिग्री 17.86 डिग्री, कहाँ पर है, नॉर्थ में है, मतलब हैदराबाद जो है नॉर्थ डिग्री में स्थित है। और इसकी जो डेली रेंज है वो 14 है। एंड समर टेम्परेचर, मानसून, विंटर, यानी समर में जो टेम्परेचर है 106 है और पेड़ पर टेम्परेचर 78 है, RH इतना है, और मानसून में देखो कि इतना 85 है, और विंटर में 55 रहेगा, 48 60 हो सकता है। और समर में ड्राई टेम्परेचर, वेट टेम्परेचर मैक्सिमम कितना हो सकता है, ये मैक्सिमम है। यहाँ पर विंटर में कितना हो सकता है। तो मतलब ये डाटा बुक जो होती है इससे हम यहाँ का यानी कि अमेरिका का भी प्रोजेक्ट, अमेरिका अगर हमें हीट लोड कैलकुलेशन करना है तो अमेरिका का भी हम यहाँ पर दिल्ली में बैठ करके हीट लोड कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो अब जो है मैं डाटा लेता हूँ, तो मैं डाटा को लिख लेता हूँ। जैसे कि मैंने हैदराबाद लोकेशन सिलेक्ट किया है, उसका उसका लेटीट्यूड दिखाया है डिग्री, नॉर्थ में है। जैसे कि नॉर्थ पुल साउथ पुल होता है अर्थ में, तो ये कहाँ पर है, 17.86, ये नॉर्थ पुल में हैदराबाद स्थित है। तो अगर मैं इसकी डेली रेंज की बात करूँ, जैसे मैंने आपको बताया है कि हमारा जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है वो मिनिमम टेम्परेचर है, यानी कि हमारा दिन में मतलब एक डे में जो मॉर्निंग में और इवनिंग में जो टेम्परेचर उसका जो डिफरेंस होता है वो डेली रेंज होता है। जैसे कि सपोज़ करो मॉर्निंग में टेम्परेचर है 30 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड मैक्सिमम टेम्परेचर जो हमारा जाता है इवनिंग तक वो 44 है, तो उसका डिफरेंस कितना हुआ, 14 फ़ारेनहाइट। तो ये क्या होगी, हमारी डेली रेंज हो गई। तो अब आपको ये तो सीट दिख ही रही होगी। जैसे कि ये मैंने एक सीट बनाई है। पहला है कंडीशन, क्या है हमारी कंडीशन, यानी कि आउटसाइड है या रूम की है, ये कंडीशन है। ये है ड्राइवर टेम्परेचर, ये है बेडवर्क टेम्परेचर, ये है RH रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ये HR है ह्यूमिडिटी रेशियो। तो अब मैं बात करता हूँ एम्बियंट, यानी कि ये हमारा जो है आउटसाइड एटमॉस्फेयर में जो टेम्परेचर है हमारा ये वो है, और ये हमारा रूम का टेम्परेचर जो हमें मेंटेन करना है, और ये इसका डिफरेंस है, यानी कितना कितना उनके बीच डिफरेंस है। तो अगर जैसे कि आउटसाइड की मैंने बात करूँ, तो मैंने ये जो है मैंने समर का लिया है, यानी कि मुझे समर में क्या करना है, कूलिंग करनी है एंड डिह्यूमिडिफिकेशन करना है। तो जैसे ही मेरी समर में मैंने आपको अभी जो दिखाया था हैदराबाद लोकेशन का, समर में जो मेरा टेम्परेचर था, ड्राइवर टेम्परेचर 106 था, वेट पर 78 था, RH 28 था, और ह्यूमिडिटी रेशियो जो था मेरा 100 ग्राम पर पाउंड है, ह्यूमिडिटी रेशियो। तो अब मुझे कितना मेंटेन करना है ह्यूमन कंफर्ट के लिए,
टेम्परेचर कितना होना चाहिए, ड्राई बल्ब टेम्परेचर होना चाहिए 75 फ़ारेनहाइट, और वेट बल्ब होना चाहिए 63, NRH होना चाहिए 50%, और HR होना चाहिए हमारा 65 ग्राम पर पाउंड। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर मुझे क्या करना होगा, कूलिंग करनी होगी। यानी कि अगर मैं 31 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर डिक्रीज़ कर दूँगा यहाँ से, तो मेरा क्या है 75 मेंटेन हो जाएगा। और यहाँ पर HR जैसा मेरा 100 ग्राम पर पाउंड है, यानी कि एयर में कितने वाटर वेपर मोलिक्यूल है। तो अगर मैं 35 जो है इसमें से रिमूव कर दूँगा तो 65 जो है मेरा मेंटेन हो जाएगा। यानी कि मैं टेम्परेचर इतना डिक्रीज़ कर दूँगा टेम्परेचर, और वाटर वेपर मोलिक्यूल भी इतना डिक्रीज़ कर दूँगा, तो क्या होगा, मेरी कंडीशन जनरेट हो जाएगी। अब यहाँ पर एक बात हो रही है कि आप बोलोगे सर कि आपने RH से क्यों नहीं लिया। हम RH में जैसे मेरी 28% रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, तो मुझे कितनी मेंटेन करनी है, 50% करनी है। तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर होमोडिफिकेशन करना पड़ेगा, यानी कि एयर में जो है वाटर वेपर मोलिक्यूल ऐड करने पड़ेंगे। बट ये क्या मैंने आपको पहले ही बताया था, पिछली वीडियो मैंने बताया था आपको कि हम RH से क्यों नहीं देखते, 4 से हमें क्यों देखना चाहिए। अगर आप RH से देखोगे कि अगर आप हीट लोड कैलकुलेशन करते हो और वो आर एच रिलेटिव ह्यूमिडिटी को कंसीडर करते हो कि मैं जो हूँ अपनी एयर में रिलेटिव ह्यूमिडिटी का परसेंटेज से अपना डिज़ाइन करना चाहता हूँ हीट लोड, तो इसमें आपको बहुत प्रॉब्लम पड़ेगी। क्योंकि प्रॉब्लम क्यों पड़ेगी, मैं अभी प्रूफ करता हूँ। जैसे कि RH मैंने बताया था कि अगर हमारा एरिया इंक्रीज़ होगा तो हमारा जो है RH क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। और अगर हमारा वहाँ का वाटर जो है वो हॉट हो गया तो तब भी हमारा जो है परसेंटेज जो है कम हो सकता है। बट ये क्या होता है, बट ये चार क्या होता है, ये डिपेंड नहीं करता कि हमारा एरिया कितना है, उसका टेम्परेचर क्या है, बट ये डिपेंड करता है कि हमारा जो एयर है उसके अंदर कितना वाटर वेपर मोलिक्यूल प्रेजेंट है। तो इसलिए हम इस अपना जो हीट लोड कैलकुलेशन डिज़ाइन करते हुए हमेशा HR से करते हैं, ना कि RH से। क्योंकि ये चेंज हो सकता है, ये कभी भी चेंज हो सकता है, लेकिन ये चेंज नहीं हो सकता। क्योंकि ये चेंज हो सकता है, ये कभी भी चेंज हो सकता है, लेकिन ये चेंज नहीं हो सकता, ये कॉन्स्टेंट ही रहेगा 100 ग्राम पर पाउंड। एयर में जो वाटर वेपर मोलिक्यूल होता है उनकी जो नंबर होता है वो नंबर सेम रहेगा, नंबर ऑफ वाटर वेपर मोलिक्यूल प्रेजेंट इन एयर वो सेम रहेगा। लेकिन ये RH जो है ये कम या ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि उस एरिया का टेम्परेचर क्या है, उस एरिया का, वो एरिया जहाँ पर हमें हीट लोड कैलकुलेशन करना है उसका मतलब कितना एरिया है, वो कम या ज़्यादा है। अगर एरिया ज़्यादा होगा तो इसका जब भी इसका वैल्यू जो है कम हो जाएगी, अगर एरिया हमारा बढ़ेगा तो RH क्या होगा, हमारा डिक्रीज़ हो जाएगा। तो ये इस पर डिपेंड करता है। तो इसलिए हम अपना जब भी हीट लोड कैलकुलेशन करेंगे तो HRS को कंसीडर करेंगे, ना कि हम RH को कंसीडर करें। इसलिए मैंने HR को कंसीडर किया है। और यहाँ पर मुझे टेबल टेम्परेचर डिक्रीज़ करना है, तो 31 फ़ारेनहाइट जो है मेरा डिफरेंस आया है। यानी कि मैं इतना अगर इसमें से कम कर दूंगा तो मैं 75 मेंटेन हो जाएगा। और यहाँ 100 वाटर वेपर मोलिक्यूल में से 35 ग्राम से पाउंड वाटर वेपर मोलिक्यूल को रिमूव कर दूंगा तो मेरा 65 जो है वो मेंटेन हो जाएगा। अगर मुझे अपने रूम का हीट लोड कैलकुलेशन करना है तो मुझे देखना होगा कि मेरे रूम में हीट कहाँ कहाँ से आ सकती है, यानी कि मेरे रूम का जो हीट सोर्स है वो क्या है। तो फाइंड हीट लोड कैलकुलेशन, यानी कि मेरे रूम में जो हीट कहाँ से आ सकती है, एक्सटर्नल हीट हो सकती है, इंटरनल हीट हो सकती है, यानी कि सोलर हीट हो सकती है, यानी कि जो डायरेक्ट एक्सपोर्टेशन हो, यानी कि रेडिएशन हो सकता है, कंडक्शन हो सकता है, कन्वेक्शन हो सकता है, यानी कि ट्रांसमिशन, सोलर हीट गेन आ सकती है, रूफ से मेरी हीट आ सकती है, एंड विंडो से, वॉल से। तो इन सब से क्या है, मेरे रूम में क्या है, हीट हो सकती है। मतलब अप्लायंसेस हो सकते हैं, इक्विपमेंट हो सकते हैं, इन सब से क्या है, मेरे रूम में हीट आ सकती है। तो फर्स्ट मुझे फाइंड आउट करना, जैसे कि मेरे पास ये वॉल है, तो ये वॉल मेरी, इस वॉल में से मेरी हीट रूम में किस तरह आएगी। तो मैं ये आपको अभी दिखाता हूँ कि वॉल में से हीट किस तरह आती है। फर्स्ट मुझे देखना होगा, जैसे कि मेरी ये वॉल है, यानी कि ये मेरी जो वॉल है, तो यहाँ पर जो है ये डायरेक्ट एक्सपोज टू सन है, यानी कि जो इस पर ये जो वॉल है यहाँ पर डायरेक्ट सन की रेडिएशन आ रही है या नहीं, यानी कि यहाँ पर हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ रही है या नहीं, रेडिएशन जो होता है। यानी कि तो जो डायरेक्ट एक्सपोर्टेशन होता है, यानी कि जहाँ पर भी डायरेक्ट एक्सपोर्टेशन हो तो वहाँ पर क्या होगा, सोलर होगा प्लस ट्रांसमिशन। यानी कि तो कहाँ कहाँ से हो सकता है, हमारा रूफ जो हमारी छत होती है वहाँ से हमें सोलर हीट गेन आ सकता है, ट्रांसमिशन भी हो सकता है। वाल है, विंडो कनेक्ट टू वॉल एडिड ग्लास, यानी कि हमारी विंडो हो सकती है, गिलास हो सकता है, वाल हो सकती है, रूफ हो सकती है। यानी कि ये जो होती है हमारी डायरेक्ट एक्सपोर्टेशन होती है, यानी कि यहाँ पर हमारी सोलर से भी हीट आती है और यहाँ पर ट्रांसमिशन भी होता है।
एंड रिमेनिंग जो हमारा बचता है, जहाँ पर हमारा सोलर नहीं होता वहाँ पर ओनली ट्रांसमिशन होता है, तो हमारा पार्टीशन हो गया, सीलिंग हो गया, फ्लोर हो गया। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर डायरेक्ट सन नहीं आता, तो यहाँ पर क्या होगा, ओनली ट्रांसमिशन होगा। तो मैं आपको बताता हूँ जो डायरेक्ट एक्सपोर्टेशन होता है, तो ये आपको सोलर और ट्रांसमिशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। जैसे कि ये मेरी वाल है, तो ये यहाँ पर सूरज है, तो ये क्या है, डायरेक्ट एक्सपोर्ट टू सन है, यानी कि डायरेक्ट सन के कांटेक्ट में है ये। तो डायरेक्ट यहाँ से सन की जो हीट है वो हमारी वाल पर आ रही है यहाँ पर, मतलब बीच में कोई मीडियम नहीं है, डायरेक्ट इस पर हिट कर रही है वाल पे ये हीट आकर के। तो यहाँ पर ये हमारा जो सन से जो रेडिएशन आती है वो क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है वह। तो जैसे कि ये रेडिएशन हीट ट्रांसफ़र हो रहा है यहाँ पर, तो जैसे कि तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रेडिएशन हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा ट्रांसमिशन भी होगा, यानी कि कन्वेक्शन और कंडक्टर भी होगा। कन्वेक्शन कैसा होगा, जैसे कि ये हमारा यहाँ पर आई हमारी हीट रेडिएशन के रूप में, तो ये जैसे कि ये इसके ब्लॉक से को टच करेगी वाल के, तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा कन्वेक्शन होगा। और कंडक्शन कंडक्शन क्या होगा हमारा, जैसे कि हमारी हमारी एक ब्लॉक है वाल की, दूसरी ब्लॉक को जब वो आपस में टच करेगी तो वहाँ पर जो हीट ट्रांसफ़र होगी वो कौन से होगी, कंडक्टर के द्वारा होगी। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है, सोलर जो होता है, जब भी हमारा कोई चीज़, कोई भी हमारी वाल हो, रूफ हो, विंडो हो, डायरेक्ट सन एक्सपोर्ट टू सन होगी, तो वहाँ पर क्या होगा, हमारा सोलर से भी रेडिएशन से भी हीट आएगी और ट्रांसमिशन से भी हीट आएगी। यानी कि वहाँ पर रेडिएशन भी होगा, कन्वेक्शन भी होगा और कंडक्टर भी होगा, मतलब तीनों चीज़ वहाँ पर प्रेजेंट रहेगी। और जहाँ पर जो डायरेक्ट एक्सपोर्ट टू सन नहीं होगा, जैसे कि पार्टीशन होता है, वहाँ पर डायरेक्ट सन की हीट नहीं आती है, वहाँ पर क्योंकि छाया होती है, वहाँ पर सीलिंग होती है, वहाँ पर भी डायरेक्शन की हीट नहीं आती। फ्लोर होता है हमारा, फ्लोर पर भी डायरेक्शन की हीट नहीं आती, तो वहाँ पर क्या होगा, ओनली ट्रांसमिशन होता है। ट्रांसमिशन क्या होता है, कन्वेक्शन होता है और कंडक्टर होता है प्रेजेंट ओनली। तो ये सोलर, तो डायरेक्ट एक्सपोर्टेशन होता है सोलर प्लस ट्रांसमिशन, और रिमेनिंग जो पार्ट होता है वो क्या होता है, ट्रांसमिशन होता है ओनली। तो जैसे कि अब वाल है, तो मुझे ये फाइंड आउट करना है कि ये वाल जो है मेरी, ये कितनी हीट एब्जॉर्ब करती है, यानी कि ये वाल किस किस मटेरियल से बनी है, उसका रेजिस्टेंस क्या है, यानी कि उसका फैक्टर, जैसे कि उसका एरिया क्या है, उसका यू फैक्टर क्या है, उसका टेम्परेचर डिफरेंस क्या है। तो उसके बेस पे हमें पता लगेगा कि ये हीट कितना, ये जो वाल है हमारी, ये कितनी हीट एब्जॉर्ब करती है। एरिया उसका, उस वाल का एरिया क्या है, उसका यू फैक्टर क्या है, उसका टेम्परेचर डिफरेंस क्या है, तब हम पता कर पाएंगे कि ये हमारी वाल कितनी हीट एब्जॉर्ब करती है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह हीट एब्जॉर्ब करती है, यानी कि ये फैक्टर क्या होता है, टेम्परेचर डिफरेंस और रेजिस्टेंस क्या होता है, मैं आपको सबको बताता हूँ। अब जैसे कि ये मेरी बिल्डिंग है, तो अब मुझे इस बिल्डिंग में मेरी ये वाल है, तो मुझे इस वाल का हीट लोड कैलकुलेशन करना है। तो अब मैं सबसे पहले पता करूँगा कि ये बिल्डिंग जो है, तो अब इस बिल्डिंग को हमें हीट लोड कैलकुलेशन करना है, तो यह बिल्डिंग किस मटेरियल से बनी है हमें ये पता करना होगा। तो हमें ये कैसे पता चलेगा, ये हमें बताएगा सिविल इंजीनियर। तो सिविल इंजीनियर हमें क्या क्या बताएगा, इसकी बिल्डिंग जो बनी है हमारी, इसके स्पेसिफिकेशन हमें दे सकता है, इसका यू फैक्टर दे सकता है, इसका रेजिस्टेंस दे सकता है, यानी कि वो हमें कुछ भी बता सकता है कि ये बिल्डिंग इससे बनी है। तो उससे हमें एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ भाई, अब ये कितनी हीट एब्जॉर्ब कर सकती है। तो यानी कि हमारा कोई भी चीज़ हीट एब्जॉर्ब करती है, उसका जो फार्मूला होता है क्या होता है, कि इतनी कितनी हीट एब्जॉर्ब करी, उसका एरिया इंटू यू फैक्टर इंटू टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, यानी कि इस वाल का एरिया कितना है, और यू क्या होता है, ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोफिशेंट, और यू क्या होता है, यू इज इक्वल टू 1/r। तो अब ये 1/r कैसे है, यानी जैसे कि यानी कि ये मेरी ब्रिक वाल है, तो ये वाल पे है, इसका कुछ मटेरियल होगा, यानी कि एंड इस पे, इस वाल के ऊपर इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा वाल का, और इस वाल का जो है इसके ऊपर जो है प्लास्टर हुआ होगा, उसका भी कुछ रेजिस्टेंस होगा, एंड इस वाल के ऊपर क्या होगा, पेंट होगा, उसका भी कुछ रेजिस्टेंस होगा। तो ये सारे हमें रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने पड़ेंगे, तब हमें आर मिलेगा। और अगर हमें आर मिल गया तब हमें इसका यू फैक्टर मिल जाएगा, यू इज इक्वल टू 1/r करने के बाद हमें क्या होगा, इसका यू फैक्टर मिल जाएगा। तो और टेम्परेचर डिफरेंस, तो जैसे कि क्यू इज इक्वल टू है एरिया इंटू यू इंटू डेल्टा टी, तो हमें क्या मिल जाएगा, इसका मतलब हीट मिल जाएगी, कितनी हीट ये हमारी वाल एब्जॉर्ब कर रही है। तो मैं आपको बताता हूँ कि हमारा जो है ये यू फैक्टर हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं।
मुझे इस वाल का क्या चाहिए, इसका एरिया तो मैं फाइंड आउट कर लूँगा, इसका यू जो है, अब मुझे इसका यू फाइंड आउट करना है कि इस वाल का यू फैक्टर क्या होगा, और उसका टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा। तो अब मैं वो किस तरह फाइंड आउट करूँगा। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, इस वाल का जो है मटेरियल पता करना होगा कि ये वाल किस मटेरियल से बनी है। तो ये स्पेसिफिकेशन जैसे मैंने आपको बताया कि हमें सिविल इंजीनियर बताएगा या हमें ड्राइंग में लिखा हुआ होगा कि ये वाल किस मटेरियल से बनी है, तब हम उसके बेस पे इसका यू फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। अब जैसे कि मेरे पास जो रेफरेंस ड्राइंग है, उस ड्राइंग में लिखा हुआ है कि ये जो मटेरियल है, इसकी जो वाल है वो किस मटेरियल से बनी है। तो इसका जो मटेरियल है वो सब लिखा हुआ है, स्पेसिफिकेशन के बारे में, सबके बारे में लिखा हुआ है। तब मैं क्या इसका इजी ई फैक्टर फाइंड आउट कर सकता हूँ अपनी डाटा बुक से। जैसे कि इसका जो मटेरियल है वो होलो कंक्रीट ब्लॉक्स है एंड सैंड ग्रेवल है, इसकी थिकनेस है। तो मैं अब आपको बताता हूँ कि मुझे किस तरह फाइंड आउट करना है अपने डाटा बुक से, डिज़ाइन डाटा बुक से किस तरह फाइंड आउट करना है। ये डिज़ाइन डाटा बुक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रांसमिशन कोफिशिएंट यू फैक्टर फॉर समर एंड विंटर BTU पर आवर स्क्वायर फीट डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर डिफरेंस। तो ये जो है इसका यूनिट है। तो यहाँ पर जो है वो दिया हुआ है एक्सटीरियर फिनिश, थिकनेस है वाल का, एंड वेट क्या होगा वाल का, जिप्सम बोर्ड है क्या है, प्लास्टर है वाल पे क्या है। तो ये जो है मेरी ये जो कंडीशन है मेरी, जो सिविल इंजीनियर जो मुझे मटेरियल के बारे में बताएगा कि बिल्डिंग किस मटेरियल से बनी है, तो ये जो है कंडीशन उससे मैच करेगी कि उसके ऊपर वाल के ऊपर प्लास्टर क्या हुआ है, जिप्सम है या प्लास्टर है, 3/8 का है या हाफ का है, या सैंड एग है या लाइट वेट है, क्या है वो सब उसमें लिखा हुआ होगा, जो हमें सिविल इंजीनियर डाटा देगा या हमारी ड्राइंग के ऊपर लिखा हुआ होगा। हमें उससे इस डाटा को मैच करना होगा, तब हमें यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो जैसे कि मेरा ये यहाँ पर क्या है मटेरियल है, जैसे कि ये सॉलिड ब्रिक है, ये स्टोन है, एंड ये कंक्रीट है, एंड ये होलो कंक्रीट ब्लॉक्स है। तो मेरा कौन सा मटेरियल यहाँ पर जो लिखा हुआ है मेरी ड्राइंग में वो होलो कंक्रीट ब्लॉक्स है। तो यहाँ पर सैंड ग्रेवल एग है, जैसे कि ये 8 है, 8 क्या है मेरा थिकनेस है, 8 और 12 वाल की थिकनेस है। ये क्या है 43 63, ये क्या है वाल का वेट है, किस वाल का वेट क्या होगा। तो जैसे कि मेरा जो यहाँ पर जो है वाल, जो मेरे वाल के ऊपर जो प्लास्टर हुआ है, प्लास्टर ऑन वाल 3/8 सैंड एग लाइट वेट, यानी कि तो मुझे अब यू फैक्टर यहाँ से डायरेक्ट मुझे क्या होगा यू फैक्टर मुझे मिल जाएगा। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर 8 है, तो मुझे यहाँ पर देखना है, जैसे कि मैंने 43 है, तो मुझे यहाँ पर देखना है। तो ये 43 क्या है लाइट वेट है। तो ये मुझे वाल का ये जो मेरी वॉल है इसका मुझे ये फैक्टर मिल चुका है, क्या है ये 43 है। तो वाल का मैं दिखाता हूँ। तो डायरेक्ट यू फैक्टर ऑफ वाल, तो 0.43 BTU पर आवर डिग्री फ़ारेनहाइट स्क्वायर फीट। तो ये वाल का यू फैक्टर है, और वेट ऑफ वाल 43 ग्राम्स पर पाउंड स्क्वायर फीट। ये मेरा वाल का क्या है वेट है। तेरे क्या है गिलास, तो अब मुझे गिलास का यू फैक्टर फाइंड आउट करना है। तो मैं गिलास का यू फैक्टर किस तरह फाइंड आउट करूँगा, जैसे कि तो अब मुझे दोबारा अगेन डाटा बुक में देखना होगा कि मेरा जो गिलास है वो किस मटेरियल का है, वो तो मुझे पता है, मेरी ड्राइंग में लिखा हुआ है। तो अब मैं आपको डाटा बुक में दिखाता हूँ। तो जैसे कि मेरी आपको शायद दिख रहा होगा ये, जैसे कि मेरा गिलास है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है टेबल 16 ओवरऑल गिलास फैक्टर फॉर सोलर हीट गेन थ्रू गिलास विदाउट सेटिंग डिवाइस, यानी कि ये मेरा डायरेक्ट एक्सपोर्टेशन है गिलास। तो मुझे इसका जो है यू फैक्टर फाइंड आउट करना है। तो जैसे कि यहाँ पर है गिलास फैक्टर एंड शेड इनसाइड इनसाइड आउटसाइड, एंड ये है हॉरिजेंटल वर्टिकल रोलर सेट 45 लाइट कलर मीडियम कलर डार्क कलर लाइट कलर। तो ये जो है मेरा गिलास का स्पेसिफिकेशन लिखा हुआ है कि मेरा गिलास किस टाइप का है। तो जैसे कि यहाँ पर ऑर्डिनरी गिलास है, यहाँ पर रेगुलर प्लेट, डबल पेन एंड ट्रिपल पेन पेंटेड गिलास स्टैंड। तो मतलब ये भी जो मेरी वैल्यू मैच करती है मेरे बिल्डिंग मटेरियल से, तो मुझे वही वैल्यू यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी। जैसे मेरा ऑर्डिनरी गिलास है और उसका जो इनसाइड है जो एक हॉरिजेंटल होता है वर्टिकल होता है, तो जैसे कि ये मतलब ये जो है
वर्टिकल है तो इसका जो कलर है तो एक लाइट कलर होता है तो इसका कलर है मीडियम कलर ऑर्डिनरी ग्लास का। तो मैं इसका डायरेक्ट यू फैक्टर कौन सा सिलेक्ट करूँगा, मीडियम कलर का यू फैक्टर मैं यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्ट करूँगा इसका। ओवरऑल फैक्टर फॉर सोलर हीट गेन इट कंडीशन, गिलास डायरेक्ट एक्सपोर्ट टू सन, यानी कि ये गिलास जो है हमारा डायरेक्ट एक्सपोर्ट टू सन है, यानी डायरेक्ट यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा रेडिएशन आ रही है, मतलब यहाँ पर रेडिएशन भी हो रहा है, ट्रांसमिशन भी हो रहा है। तो डायरेक्ट सोलर की जो हीट है वो डायरेक्ट आ रही है, तो इसका जो इफेक्टर है 0.635 है। तो अब मुझे फाइंड आउट करना है ये फैक्टर और पार्टीशन, यानी कि मेरा पार्टीशन का ये फैक्टर क्या होगा। तो मैं आपको डाटा डिज़ाइन डाटा में दिखाता हूँ कि मुझे इससे किस तरह फाइंड आउट, जैसे मेरा होलो कंक्रीट ब्लॉक है तो इसका भी ये फैक्टर और पार्टीशन का क्या होगा मैं भी आपको दिखाता हूँ डिज़ाइन डाटा बुक में। तो अब मुझे पार्टीशन का ये फैक्टर फाइंड आउट करना है, जैसे कि ट्रांसमिशन कोफिशिएंट, तो यहाँ पर क्या है ट्रांसमिशन कोफिशिएंट है ओनली पार्टीशन, यानी कि यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपोर्टेशन नहीं है इस टेबल में, तो फॉर समर है विंटर के लिए। तो मेरा पार्टीशन में वॉल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पार्टीशन में फ्लोर भी हो सकता है, सीलिंग भी हो सकती है, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा ओनली ट्रांसमिशन होगा। तो जैसे कि ये क्या है, यहाँ पर हमारा मटेरियल क्या है कि हमारा मटेरियल कौन सा है, ये हमारी जो वाल है उस वाल की थिकनेस कितनी है, उसका वेट कितना है, पोर्ट इनसाइड फिनिश है क्या है, मतलब ये सारा हमारे जिसम बोर्ड है, प्लास्टर 3/8 का है क्या है, ये सारा हमें क्या है फाइंड आउट का अपनी जो है जो हमारा स्पेसिफिकेशन है मटेरियल की उससे मैच करना होगा। तो जैसे कि ये मेरा होलो कंक्रीट ब्लॉक्स है और मेरा जो है 3/8 प्लास्टर ऑन वाल है, तो मुझे इसका सैन एग्री में देखना है। तो मेरा जो यू फैक्टर हो जाएगा डायरेक्ट 8 इंच वाल के लिए 0.31, क्या है मेरा इसका वो आ चुका है यू फैक्टर 0.31 पार्टीशन का। वो पार्टीशन का डायरेक्ट जो है 8 इंच की मेरी वाल, उसका वेट है 37, 3/8 प्लास्टर है स्पोन वाल पे, तो उसका यू फैक्टर हो 0.31 BTU पर आर पर फ़ारेनहाइट स्क्वायर फीट, ये इसकी क्या है यूनिट है। तो अब मुझे फाइंड आउट करना रूफ का यू फैक्टर कि मेरा रूफ का यू फैक्टर क्या होगा। तो फिर मैं अपनी डिज़ाइन डाटा में देखूँगा कि मेरा यू फैक्टर क्या है। मुझे फाइंड आउट करना है रूफ का यू फैक्टर, तो ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट यू फैक्टर तो BTU पर आर स्क्वायर फीट डिग्री फ़ारेनहाइट, जैसे कि ये इसका यहाँ पर जो है मटेरियल दिया हुआ जैसे कि कंक्रीट सैंड एंड ग्रेवल, एंड ये इसकी थिकनेस है 4 इंच 6 इंच 8 इंच, इसका वेट है 47 70 93, एंड यहाँ पर क्या है नो इंसुलेशन। तो यहाँ पर जो मेरा यू फैक्टर डायरेक्ट क्या हो जाएगा, जैसे कि मुझे सस्पेंड प्लास्टर देखना है तो 28, तो मेरा यू फैक्टर क्या हो जाएगा वाल का उसका, हाँ रूफ का 28। तो इसका जो है यहाँ पर डायरेक्ट आ चुका यू फैक्टर ऑफ रूफ, यू फैक्टर आ चुका है 28 BTU पर आर फ़ारेनहाइट स्क्वायर फीट। वेट ऑफ रूफ का वेट है 70 पर पाउंड स्क्वायर फीट। तो अब मुझे ये फैक्टर फाइंड आउट करना है, ये फैक्टर ऑफ फ्लोर एंड सीलिंग। फ्लोर एंड सीलिंग जो है क्या होता है इसका मैं भी ये फैक्टर फाइंड आउट करता हूँ, फिर मुझे अपनी डिज़ाइन डाटा बुक देखनी होगी। तो यहाँ पर है ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट यू फैक्टर सीलिंग एंड फ्लोर, मतलब ये सीलिंग का और फ्लोर का यू फैक्टर जो होगा सेम रहेगा, क्योंकि सीलिंग एंड फ्लोर में क्या होता है हमारा, क्योंकि वो जो होता है हमारा डायरेक्ट एक्सपोर्ट टू सन नहीं होता, तो वहाँ पर ओनली ट्रांसमिशन होता है, यानी कि कंडक्शन एंड कन्वेक्शन होता है वहाँ पर, तो इसका यू फैक्टर सेम होगा। जैसे हमारा फ्लोर है यहाँ पर और ये कंक्रीट सब फ्लोर सैंड एग, तो यहाँ पर थिकनेस है और वेट है वाल का, तो यहाँ पर जैसे कि 6 इंच थिकनेस है और वाल है 59 एंड हाफ सैंड प्लास्टर है, तो ये इसका यू फैक्टर हो जाएगा 57। तो ये जैसे कि हमारा मटेरियल है, यहाँ पर मटेरियल कुछ और भी हो सकता है, जैसे कि ये फ्लोर टाइल है एंड ये हार्डवुड है, सब फ्लोर है, तो ये जैसे कि तो ये हमें अपना चेक करना होगा जो हमें ड्राइंग में कि ये हमारा फ्लोर किस टाइप का है, उसका ऊपर प्लास्टर कितने उसका हुआ है, हाफ का है या 3/8 का है या 4/8 का है, कितने इंच का उसका प्लास्टर हुआ है। तो ये सब हमें कंडीशन देखनी होती है कि जो हमारा स्पेसिफिकेशन होता है मटेरियल का उस सब उसके अकॉर्डिंग ही हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना होता है। तो मेरा यू फैक्टर हो जाएगा 0.57।
तो जैसे कि ये मेरे पास जो बुक है ये, तो ये आपको मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हो, इसका PDF फाइल डिज़ाइन डाटा बुक की। तो अब मुझे ये फैक्टर फाइंड आउट करना है गिलास का, ट्रांसमिशन हीट गेन। तो जैसे कि मेरा यू फैक्टर मुझे गिलास का फाइंड आउट करना है, यानी कि ट्रांसमिशन हीट गेन, यानी कि मुझे उस गिलास का यू फैक्टर फाइंड आउट करना है जो कि मेरा डायरेक्ट एक्सपोज टू सन नहीं, यानी कि जो मेरा पार्टीशन में आ जाता है गिलास, एंड फ्लोर में आ जाता है, एंड सीलिंग में जो गिलास मेरा आ जाता है, वहाँ पर जो गिलास होता है मुझे उसका यू फैक्टर फाइंड आउट करना है। तो एक मैंने पीछे जो हमने गिलास का यू फैक्टर फाइंड आउट किया था, वो गिलास का यू फैक्टर था जो डायरेक्ट एक्सपोज टू सन था, यानी जो विंडो हमारी लगी होती है जहाँ पर डायरेक्ट सन की लाइट आती है, तो हमने उसका यू फैक्टर फाइंड आउट किया था। तो हम उसका अब इसके लिए हम क्या ट्रांसमिशन का अलग यू फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। क्योंकि हम ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हम एक स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं, इसलिए हम ऐसा करते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ डिज़ाइन डाटा बुक में कि ये मैंने किस किस तरह इसका यू फैक्टर फाइंड आउट किया है। जैसे कि यहाँ पर डिज़ाइन डाटा बुक में लिखा हुआ है ट्रांसमिशन कोफिशिएंट विंडो स्काईलाइट डोर एंड ग्लास ब्लॉक वाल BTU पर आर स्क्वायर फीट डिग्री फ़ारेनहाइट। तो जैसे कि यहाँ पर है एयर स्पेस विदाउट स्टीम विंडो, स्टॉर्म विंडो विद स्टॉर्म विंडोज़, सिंगल है, डबल है, ट्रिपल है, वर्टिकल गिलास है, एक वर्टिकल गिलास होता है, एक हॉरिजॉन्टल गिलास होता है। तो जैसे कि हमारे पास जो है ये सिंगल गिलास है, डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है। यानी कि सिंगल गिलास, जो विंडो में सिंगल गिलास लगा होता है, आपने देखा होगा एक विंडो आपने देखी होगी उसमें डबल गिलास लगा होता है, एक आउटसाइड एक इनसाइड, और एक विंडो में ट्रिपल गिलास लगा होता है। तो जैसे कि यहाँ पर है इसका यू फैक्टर 1.3 एंड ये जो है 1/4 हाफ 3/4। तो इसका क्या यू फैक्टर इतना कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, अगर हमारा यू फैक्टर बढ़ेगा तो हमारा हीट भी हमारी इंक्रीज़ होगी। तो इस हिसाब से क्या है, ये जो है यहाँ पर जो है यू फैक्टर जैसे 1.13 है, ज़्यादा है तो 0.61 है, तो ऐसे ही कम होता जाएगा। ट्रिपल के लिए जो 0.34 है, यानी कि उतनी ही हमारी हीट अंदर आएगी। और ये हॉरिजॉन्टल गिलास है, वर्टिकल गिलास है। तो हम इस तरह ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट यू फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं गिलास के लिए। तो अब डेल्टा टी, अब हम यू फैक्टर फाइंड आउट हो चुका है, अब हम डेल्टा टी फाइंड आउट करेंगे हैदराबाद लोकेशन का। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 31 डिग्री फ़ारेनहाइट अगर हम टेम्परेचर कम कर देंगे तो हमारा जो है टेम्परेचर वो मेंटेन हो जाएगा। बट ये क्या है, ये हमारा टेम्परेचर इतना हमें यानी कि रिड्यूस करना पड़ेगा तब हमारा टेम्परेचर मेंटेन होगा डेल्टा टी। बट हमें क्या डेल्टा टी निकालना होगा, हमें वाल का डेल्टा टी निकालना होगा, यानी कि पार्टीशन का डेल्टा टी निकालना होगा, रूफ का निकालना होगा, गिलास का निकालना होगा, कि हमारा जो डेल्टा टी है वो यानी कि हमारा इनसाइड और आउटसाइड का जो डिफरेंस है वो कितना है। मतलब जैसे कि ये हमारा ओरिएंटेशन है नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, तो हमारा होम है, जैसे कि हमारा होम है, तो ये मेरा रूम है। तो यहाँ पर नॉर्थ साइड में एयर मतलब सोलर हीट है, क्या है, कहाँ से इस पे हीट आ रही है, किस डायरेक्शन से हीट आ रही है, तो वो हीट कितना वेरिएशन हो रही है, कितना इंक्रीज़ हो रही है, कितना डिक्रीज़ हो रही है। तो उसके लिए हम क्या निकालते हैं, डेल्टा टी निकालते हैं, हर एक वैल्यू के लिए पुट करते हैं। तो मतलब कितना डिफरेंस होगा हमारा नॉर्थ में, ईस्ट में, साउथ में, वेस्ट में, उस लोकेशन में। तो उसके लिए अब हम कैसे निकालते हैं, तो मैं आपको भी डिज़ाइन डाटा बुक में दिखाता हूँ। जैसे कि हमारा जो है लेटीट्यूड हमने फाइंड आउट किया था 17.86, तो ये अब लेटीट्यूड हमारा यूज़ होने वाला है। एंड तो अब मैं डिज़ाइन डाटा बुक में दिखाता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पर लेटीट्यूड है सोलर हीट गेन ऑर्डनरी ग्लास BTU पर स्क्वायर फीट एरिया। तो जैसे कि यहाँ पर ईयर है, क्या दिया हुआ है 10 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड, टाइम ऑफ ईयर एक्सपोज नॉर्थ है, ईस्ट है, वेस्ट साउथ है, ये इसका पिक टाइम है। तो हमारा जो लेटीट्यूड था वो कितना था, वो हमारा 17.86, तो 10 में तो नहीं आएगा, तो वो किस में आएगा, 20 में आएगा। फाइंड आउट करना है 20 का, तो 70 के में आता है, 20 में आता है, तो मैं 20 का लेटीट्यूड से अपना नॉर्थ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में कितना टेम्परेचर वेरिएशन हो सकता है तो मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जैसे टाइम ऑफ ईयर दिया हुआ है जून 21 एंड जुलाई 23 एंड मई 24। तो टाइम ऑफ ईयर में इंडिया का पिक लोड जो होता है वो मई 21 होता है, एंड 3 PM पे एंड 4 PM पे, इवनिंग के 3 PM पे 4 PM पे जो है मई 21 में सबसे ज़्यादा हीट होती है इंडिया में।
तब मैं 21 3 PM 4 PM पे जो हमारा रूम होता है उसके अंदर सबसे ज़्यादा हीट होती है। वैसे अगर मैं बात करूँ तो आउटसाइड की तो 12 PM 1 PM 2 PM बाहर एटमॉस्फेरिक में सबसे ज़्यादा हीट होती है। बट हमारे रूम के अंदर जो सबसे ज़्यादा हीट होती है वो 3 PM पे 4 PM पे होती है। इसलिए हम 3 PM पे 4 PM पे अपना हीट लोड कैलकुलेशन डिज़ाइन करते हैं मैक्सिमम लोड पे। तो इंडिया का पिक लोड होता है कि कब किस टाइम इंडिया में सबसे ज़्यादा हीट रहेगी रूम के अंदर, तो ये वो पिक लोड है। मैं 21 3 PM पे 4 PM पे हम मेज़र करेंगे। तो जैसे कि ये मैं 21 है, मैं 21 में नॉर्थ में 4 PM पे तो हमारा रूम हो सकता है नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ में, तो सबसे ज़्यादा हीट किस टाइम रहेगी, तो वो हमारा मैं 21 4 PM पे हमारे रूम में सबसे ज़्यादा हीट रहेगी। यानी कि नॉर्थ साइड से हमारी अगर हमारी डायरेक्शन वाल नॉर्थ डायरेक्शन में है तो इतनी हीट रहेगी, ईस्ट में है तो इतनी ही रहेगी। तो ये हम फाइंड आउट करना है। तो मैं अभी आपको डाटा बुक दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि ये टाइम ऑफ ईयर में मैं 21 में सबसे ज़्यादा हीट कब होती है हमारे रूम में, तो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में सबसे ज़्यादा हीट कहाँ होती है। तो जैसे कि 4 PM पे हमें 4 PM पे सबसे ज़्यादा हीट होती है मैं 21 में। तो जैसे कि मुझे देखना है मैं 21 है तो मुझे पहले नॉर्थ का देखना होगा। जैसे नॉर्थ का मैंने देखा है 4 PM पे कितना है, नॉर्थ का जो है 4 PM पे ये रहा, नॉर्थ का 4 PM पे कितना है 23 है। एंड ईस्ट का कितना है, ईस्ट का भी मेरा कितना है 12 है। एंड वेस्ट का कितना है, वेस्ट का 163 है। एंड साउथ का कितना है, साउथ का भी यहाँ पर क्या है 12 है। तो मैं अपना पिक लोड जो है कैलकुलेट कर लिया है मैंने, मेरी कितनी कितनी हीट नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ से आ सकती है जब डायरेक्ट एक्सपोज टू सन होगा। एंड तो अब मैं तो जैसे कि ये हमने फाइंड आउट कर ली 4 PM पे नॉर्थ में मेरी 23 BTU/स्क्वायर फीट, ईस्ट में 12, वेस्ट में 163 एंड साउथ में 12 BTU/स्क्वायर फीट। तो ये मैंने पिक लोड फाइंड आउट कर लिया है। ये डेल्टा टी ऑफ वाल है तो सोलर एंड ट्रांसमिशन। तो मेरी वाल का जो वेट था वो 43 पर पाउंड स्क्वायर फीट था। तो मैं से 40 में से इक्वल कर लूँगा 40 के इक्वल। तो अब मुझे डेल्टा टी ऑफ वाल निकालना है तो मैं किस तरह फाइंड आउट करूँगा। जैसे कि वेट, तो वेट का भी यहाँ पर यूज़ हो रहा है। वो जो मैंने वेट वहाँ पर कंसीडर किया था ना वेट का क्या यूज़ है, तो वेट का भी यहाँ पर यूज़ होगा कि हम ईस्ट डायरेक्शन में, साउथ में, नॉर्थ में, वेस्ट में हमारा जो है टेम्परेचर कितना वेरिएशन होगा तब हमारा पीक लोड में। तो इसका अब हम निकालें तो हमें क्या है वेट की ज़रूरत यहाँ पर पड़ेगी। तो जैसे कि मेरा 40 वेट है लेब पर पाउंड, तो अब ये 40 तो मुझे अपनी डाटा बुक में देखना होगा। तो जैसे कि इक्विवेलेंट टेम्परेचर डिफरेंस, तो जैसे कि ये वाल का है यानी कि डेली रेंज दी हुई है यहाँ पर 24 ऑपरेशन रूम टेम्परेचर। तो जैसे कि मेरा वेट ऑफ वाल पर पाउंड स्क्वायर फीट, तो कितना वेट है मेरी वाल का 40 तो इसमें है नहीं, तो 20 60 100 140 है। नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ में डायरेक्शन दी हुई है। तो मेरी जो वाल का वेट है वो कितना है 40 है। तो 40 किसके बीच में आएगा, 20 और 60 के बीच में 40 आएगा। तो मुझे किस में मेज़र करना होगा, 20 और 60 के बीच में 40 मेरा आएगा। तो अगर मैं यहाँ पर जैसे कि 20 और 60 है तो मैं 20 ले लेता हूँ 60 ले लेता हूँ, तो मेरा क्या आ जाएगा यहाँ पर 40 आ जाएगा। तो अब देखो मैं कैसे निकालता हूँ ई डायरेक्शन का। जैसे कि मेरी यहाँ पर ईस्ट डायरेक्शन है 20 और 60, तो मुझे 4 PM पे लेना है यहाँ पर 4 PM पे। तो कितना है 40 इंटू 12, जैसे कि ये है मेरा यहाँ पर एक 40 एक 12 है। तो ई डायरेक्शन में कितना हो जाएगा मेरा, जैसे यहाँ पर मैं अगर ये दिखाता हूँ तुम्हें, तो ई डायरेक्शन में ये हो जाएगा 40 ई डायरेक्शन 40 प्लस 12/2 13 फॉरेनहाइट। मेरा टेम्परेचर क्या होगा वहाँ पर वेरिएशन होगा टेम्परेचर का। तो अब ऐसी साउथ की बात करता हूँ मैं। तो अगर मैं साउथ की बात करूँ, जैसे कि यहाँ पर साउथ है, ये ईस्ट है और ये साउथ है। साउथ का तो 4 PM पे 26 इंटू 26। एंड ऐसे ही वेस्ट की बात करता हूँ 40 60 है, और ऐसे ही नॉर्थ की बात करता हूँ ये 10 14 एंड 4 है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर देख लेता हूँ वेस्ट भी ले लिया है ना, 40 इंटू 26 एंड 14 10। तब यहाँ पर देखो जैसे कि
साउथ डार्क में 26 आया है, नॉर्थ में 20 आया है, एंड वेस्ट में 40 प्लस 26/2 30 फ़ारेनहाइट। अगर मेरी वेट का वाल जो होता है यहाँ पर, जैसे कि वेट का वाल यहाँ पर दिया हुआ है 20 और 60 100, तो मैं क्या फाइंड आउट करता, फिर एक की वैल्यू फाइंड आउट करता। मैं यहाँ पर 12 2 नहीं करता, क्योंकि मैंने 2 इसलिए ली है क्योंकि मेरा 40 जो है 20 और 60 बीच में आ रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पर 2 वैल्यू ली है और दोनों का मीन वैल्यू डिवाइडेड कर दिया है। तो मुझे क्या होगा, उनका बीच की जो मेरी वैल्यू है वो मुझे मिल जाएगी। तो मैं डेल्टा ऑफ वाल इस तरह निकाल लिया है। तो ये हमारा डेल्टा टी निकल चुका है। बट ये डेल्टा टी क्या निकला है, ये हमारा जो डेल्टा टी निकला है ये ओनली ट्रांसमिशन का निकला है। यानी कि हमारा जो हीट में जो हमारी हीट आएगी सोलर सिस्टम से जो ट्रांसमिशन होगा उसका डेल्टा टी निकला है कि इसी डायरेक्शन में इतना इतना ट्रांसमिशन हो सकता है, इतना इतना टेम्परेचर का वेरिएशन हो सकता है। बट अभी इसमें हमें क्या ऐड करना होगा, अभी इसमें हमें जो ऐड करना होगा वो करेक्शन फैक्टर और ऐड करना होगा। करेक्शन फैक्टर क्यों ऐड करेंगे, करेक्शन फैक्टर क्या होता है ये मैं आपको भी डिटेल में बताता हूँ। करेक्शन फैक्टर जो होता है वो ये होता है कि जब हमारी जो वाल है तो वाल में जो क्या होता है, मतलब सोलर गेन होता है और ट्रांसमिशन गेन होता है। तो उसमें सोलर गेन और ट्रांसमिशन गेन के लिए क्या होता है, जैसे कि ये जो है 13 फ़ारेनहाइट जो आया ट्रांसमिशन के लिए आया और करेक्शन फैक्टर जो आएगा वो सोलर हीट गेन के लिए आएगा। तो इस करेक्शन फैक्टर कहाँ पर आता है, करेक्शन फैक्टर वहाँ पर आता है जहाँ पर भी हमारी वाल है या रूफ है या गिलास है, जो भी डायरेक्ट एक्सपोज टू सन होगा तो वहाँ पर क्या होगा, हमारा करेक्शन फैक्टर ऐड होगा डेल्टा टी में। तो ये मैं अभी आपको बताता हूँ ये किस तरह ऐड होता है। कि ये हमारी E20 सीट है, तो हम हीट लोड कैलकुलेशन के निकालने के लिए E20 सीट को हम इसी सीट को फॉलो करेंगे। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है सोलर गेन गिलास, मतलब जो हमारा डायरेक्ट एक्सपोज टू सन है गिलास, उसका अगर हमें डेल्टा टी निकालना होगा तो हम यहाँ से निकालेंगे। बट यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, सोलर एंड ट्रांसमिशन गेन वॉल एंड रूफ, मतलब वाल एंड रूफ के में क्या होगा, हमारा सोलर भी होगा और ट्रांसमिशन भी, यानी कि दोनों एक साथ हो गए। यानी कि ये जो हमारा डेल्टा टी होगा ये सोलर का भी होगा और ट्रांसमिशन के भी होगा। बट गिलास के केस में क्या होगा, गिलास के केस में सोलर का अलग होगा। और यहाँ पर देखो क्या है, ट्रांसमिशन गेन एक्सेप्ट वाल एंड रूफ, यानी कि वाल को रूफ को छोड़ के जो ट्रांसमिशन होगा, जैसे कि हमारा गिलास हो गया, जो हमारा पार्टीशन में गिलास आ जाता है वो होता है। तो हम गिलास का जो सोलर के लिए अलग निकालते हैं और पार्टीशन के लिए अलग निकालते हैं। बट इसमें क्या होता है, रूफ में और वाल में हम दोनों एक साथ निकालते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हम स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं। गिलास में सोलर एंड ट्रांसमिशन इसलिए बट हम दोनों गिलास का एक साथ नहीं करते, क्योंकि हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं। अब करेक्शन फैक्टर निकालने के लिए हमें 2 पैरामीटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो बेसिकली हम करेक्शन फैक्टर वहीं पर ऐड करते हैं जहाँ पर हमारा सोलर गेन होता है और ट्रांसमिशन गेन होता है, यानी कि जहाँ पर ज़्यादा एक्सपोर्टेशन होता है वहाँ पर क्या होता है, करेक्शन फैक्टर ऐड होता है डेल्टा टी के लिए। तो अब मुझे करेक्शन फैक्टर निकालना है, तो करेक्शन फैक्टर सोलर पे ट्रांसमिशन हीट गेन, तो इसके लिए करेक्शन फैक्टर के लिए हमें 2 पैरामीटर की रिक्वायरमेंट होती है, 2 वैल्यू की रिक्वायरमेंट होती है, एक तो डेली रेंज की और एक डेल्टा टी की। जैसे कि मेरा डेली रेंज जो होता है वहाँ पर हैदराबाद लोकेशन के लिए 14 फ़ारेनहाइट है और उसका टेम्परेचर डिफरेंस जो है 30 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो अब मैं यहाँ से इसका जो है करेक्शन फैक्टर किस तरह फाइंड आउट करूँगा, तो मैं अपनी डिज़ाइन डाटा बुक में आपको बताता हूँ कि मैं ये वैल्यू 13 फ़ारेनहाइट पे 14 डेली रेंज पे किस तरह फाइंड आउट करता हूँ। तो जैसे कि ये करेक्शन है इक्विवेलेंट टेम्परेचर, तो यहाँ पर है आउटसाइड डिज़ाइन टेम्परेचर, जो हमारा आउटसाइड डिज़ाइन टेम्परेचर वो यहाँ पर है और डेली रेंज हमारी यहाँ पर है। जैसे कि ये डेली रेंज है और ये आउटसाइड टेम्परेचर है। तो हमारा आउटसाइड टेम्परेचर कितना है 31 फ़ारेनहाइट और डेली रेंज कितनी है हमारी 14 है। तो यहाँ पर 31 तो कहीं है नहीं, बट 30 है और 35 है। तो अब मुझे देखना होगा 35 पे 14 डेली रेंज पे क्या वैल्यू है। तो ये जो वैल्यू है 30 पे ये 18 है और 35 पे 23 है। बट मुझे निकालना है कि 31 का, तो देखो वो मैं कैसे निकालता हूँ। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर 30 पे जो मेरी डेली रेंज की 14 डेली रेंज का जो है वो 18 है और 35 पे 23 है। तो अब मैं क्या करूँगा, जैसे कि 23 माइनस 18 एंड कितनी वैल्यू है मेरी 30 31 32 30 34 30, ये 5 वैल्यू है मेरी। तो मैं 5 डिवाइडेड 5, तो यहाँ इसका डिफरेंस कितना है 5/5। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर 30 में, ये 30 मेरी 18 है तो 31 के लिए मैं क्या करूँगा एक ऐड कर दूँगा। जैसे कि यहाँ पर मैं 19, यहाँ पर 20,
यहाँ पर 21, यहाँ पर 22 और यहाँ पर 23। तो इस तरह मेरी वैल्यू जो हो जाएगी ये यहाँ पर हो जाएगी 18, 19, 20, 21, 22, 23। तो मेरी इस तरह ये वैल्यू जो है यहाँ पर हो जाएगी। तो अब मैं जिस टेम्परेचर डिफरेंस, जैसे मैं 31 का जाए 31 का डेली रैंक 14 पे कितना होगा, 19 होगा, 20, 21, 22, 23, 18। तो 31 का क्या होगा, मुझे 19 करेक्शन फैक्टर मुझे मिल चुका है। तो ये क्या है, मेरा करेक्शन फैक्टर है 19 है मेरा करेक्शन फैक्टर। अब मैं 19 को क्या है अपनी उसमें ऐड करूँगा जो मैंने निकाला है, यानी कि मैंने जो, जैसे कि मैंने यहाँ पर डेल्टा टी ऑफ फार निकाला है, तो यहाँ पर जो ई डायरेक्शन में कितना करेक्शन फैक्टर है, जैसे कि 13 प्लस 19 और इसमें 26, 19 और 9, और ऐसे ही मैं किसमें इसमें कर दूंगा 19 4 और ऐसे इसमें करेक्शन फैक्टर ऐड कर दूंगा मैं। तो ये भी हो जाएगा मेरा 19 4। अब जो ये मेरी इक्वल वैल्यू जो आएगी ये पूरी, तो ये मेरा कितना होगा, ये जो होगा ये मेरा टोटल डेल्टा टी ऑफ फाल का जो है डेल्टा टी होगा करेक्शन फैक्टर ऐड करने के बाद। तो मैं इसमें ये करेक्शन फैक्टर ऐड जैसे कि करता हूँ तो ये वैल्यू मेरी कितनी हो जाएगी, जैसे कि मेरी ये 30 है प्लस 19 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 12, 2 और 1 3, तो ये हो जाएगा मेरा 32 4। तो अब ऐसे ही मेरा 19 है 26 है, तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 19 एंड 26 मेरा हो जाएगा यहाँ पर नोट 6, ये हो जाएगा मेरा 45। तो ऐसे ही मेरा 12 प्लस 19 कितना हो जाएगा, 12 प्लस 19 हो जाएगा मेरा 3149 एंड 33 एंड 19 कितना हो जाएगा मेरा 33 एंड 19 हो गया 93, यानी कि हो गया मेरा 52 4। तो ये जो मेरा आया है टोटल इक्वल, ये जो आया है ये है मेरा डेल्टा टी और फाल का टोटल करेक्शन फैक्टर के साथ। अब मुझे डेल्टा टी ऑफ रूफ का निकालना है, तो रूफ में क्या होगा, सोलर होगा प्लस ट्रांस गेन होगा। तो वेट ऑफ रूफ हमारा कितना था 17 पर पाउंड स्क्वायर फीट। हमें जो वेट ऑफ हमारा जो रूफ का वेट था वो 17 पर पाउंड स्क्वायर फीट था। तो अब मैं आपको डिज़ाइन डाटा बुक में दिखाता हूँ, जैसे कि ये मेरी डिज़ाइन डाटा बुक है। तो यहाँ पर कंडीशन है एक्सपोज टू सन, तो वेट ऑफ रूफ, तो मेरा वेट ऑफ रूफ है यहाँ पर 10, 20, 40, 60, 18। तो यहाँ पर 17 तो कहीं है नहीं, तो 60 और 80 के बीच में जो 17 आएगा, तो मुझे क्या करना है, अगर मैं यहाँ पर इसका मेन वैल्यू निकालूँ जैसे कि 60 और 80, तो जैसे कि 60 प्लस 80/2 करूँ तो 70 मेरा आ चुका है। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जैसे कि मेरा 60 है तो 60 पे 4 PM पर कहाँ है, ये मेरा 4 PM ये रहा, तो 4 PM पे 35 है एंड 32 है। 60 पे क्या है मेरा 35 है एंड 60 पे है 35 प्लस 32/2, तो ये मेरा कितना आ जाएगा 35.5 प्लस करेक्शन फैक्टर, तो 35 प्लस 32/2 35.52 प्लस करेक्शन में इसमें ऐड कर दूँगा तो मेरा क्या हो जाएगा, ये डेल्टा टी रूफ का निकल जाएगा। जैसे मैं 35.5 प्लस करेक्शन फैक्टर मैंने कितना निकाला था 19, तो अब देखो कितना आ जाता है 35 19, तो मेरा क्या हो जाएगा 15.54 मेरा जो हो जाएगा। तो ये मेरा क्या डेल्टा टी ओ रूफ का जो है मेरा निकल चुका है विथ करेक्शन फैक्टर के साथ। तो अभी मुझे फाइंड आउट करना है पार्टीशन का डेल्टा टी। तो अगर मुझे पार्टीशन का डेल्टा टी फाइंड आउट करना है तो वहाँ पर क्या होगा, मेरा ओनली ट्रांसमिशन होगा सीलिंग और फ्लोर में। तो जैसे कि मैं दो रूम है, रूम 1 रूम 2, तो जैसे कि मेरा ये क्या है डायरेक्ट एक्सपोर्ट टू सन है, ये भी डायरेक्ट क्या है एक्सपोर्ट टू सन है। तो यहाँ पर क्या सोलर भी होगा और ट्रांसमिशन भी होगा यहाँ पर भी, बट ये जो वाल है मेरी ये क्या है, ये पार्टीशन में आ जाएगी, यहाँ पर ओनली क्या होगा ट्रांसमिशन होगा। तो अब मैं इस ट्रांसमिशन का डेल्टा टी किस तरह निकालूंगा,
तो सपोज़ करो कि मेरा आउटसाइड टेम्परेचर कितना है, 106 है, एंड मुझे इस रूम में कितना मेंटेन करना है, 75 फ़ारेनहाइट। तो मुझे यहाँ पर, तो मैं अभी आपको एक ये बता देता हूँ, जैसे कि ये मेरे डायरेक्ट एक्सपोज टू सन है और ये मेरी पार्टीशन वाल है। तो यहाँ का टेम्परेचर 106 है। तो यहाँ का जैसे कि अगर सपोज़ करो जैसे कि हमारा मतलब ये कंडीशन सपोज़ करो तुम, जैसे कि हमारा बाहर का टेम्परेचर है 45 डिग्री सेल्सियस है ना हमारा, तो बाहर का टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस, लेकिन अगर हमारा रूम है तो रूम में 45 नहीं होगा, वहाँ पर थोड़ा कम होता है। तो वहाँ पर हमारे 45, तो हमारा वहाँ रूम के अंदर 40 हो सकता है, लेकिन 45 नहीं रहेगा। तो कितना टेम्परेचर डिफरेंस होता है, 5 डिग्री का। तो जैसे कि हमारा 106 एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है बाहर का, और हमें मेंटेन कर कितना करना है, 75, और 5 टेम्परेचर डिफरेंस हमारा क्या इनसाइड और आउटसाइड होता है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा फ़ारेनहाइट। वैसे लेने को हम यहाँ पर 31 भी ले सकते हैं, जो हमारा हैदराबाद लोकेशन का हमारा टेम्परेचर डिफरेंस है, बट वो क्या है, वो मैक्सिमम है। लेकिन अगर हम एग्जैक्ट हमें देखना होता है तो हमारा 26 फ़ारेनहाइट है, पार्टीशन का डेल्टा टी। तो अब हम इसमें एरिया भी फाइंड आउट कर लिया हमने, और ये फैक्टर भी फाइंड आउट कर लिया है, और डेल्टा टी भी फाइंड आउट कर लिया है। और ये जो डिज़ाइन डाटा बुक है, मैं इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हो। इसका जो लिंक है वो आपको मिल जाएगा। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि हम एक हमारे पास रूम रहेगा, तो उसमें रूम के हम जैसे हमने इसका डेल्टा टी फाइंड आउट कर लिया और यू फैक्टर फाइंड आउट कर लिया है, तो अब हमारे पास एक ड्राइंग रहेगी, हम उसको ड्राइंग का हीट लोड कैलकुलेशन किस तरह कैलकुलेट करेंगे। पहले हम मैन्युअली कैलकुलेट करेंगे, फिर हम उसका जो है E20 सॉफ्टवेयर पर कैलकुलेट करेंगे, फिर हम उसका हैप सॉफ्टवेयर पर कैलकुलेट करेंगे। बट ये जो है अगर हम मैन्युअली करेंगे तो इससे क्या होगा, हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो हीट लोड का पूरा क्लियर हो जाएगा। फिर हमें E20 सीट पर और हैप सॉफ्टवेयर पर हीट लोड कैलकुलेशन करने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। तो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि इसका मैन्युअली हीट लोड कैलकुलेशन किस तरह होता है, फिर E20 सीट पर, फिर हैप पर।